हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 लेकर के। यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है और इलेक्ट्रॉनिक्स से आज हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट टाइप प्रॉब्लम्स की बात करने वाले हैं। बच्चों, आपको ध्यान देना है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और आपके फाउंडेशन कॉपी में जो भी प्रश्न पढ़ाए गए थे, मुझे आशा है कि आप उन्हें किए भी होंगे। बट आज मैं इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है और उस क्वेश्चन पे फोकस करके जाना है आपको एग्ज़ाम में। आइए, सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने डिवाइड किया था दो भाग में, एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूसरा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है दोस्त? इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको 100% पता है कि मॉडर्न फिजिक्स की यह शाखा है और इसके अंतर्गत हम लोग कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं, है ना? समझ गए? करंट को कंट्रोल करने पर प्राप्त जो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी थी, वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वो इस प्रकार है। जैसे पहला आपको दिख रहा होगा एम्प्लीफिकेशन, ये हुआ आपका प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। एंड सेकेंड था हमारा दोलन यानी ओसिलेशन। थर्ड था मॉड्यूलेशन एंड फोर्थ है दृष्टिकरण, जिसे आप रेक्टिफिकेशन कहते हैं। पांचवा है संसूचक, जिसे डिटेक्टर कहा जाता है। तो हमारे बीच ये जो 5 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है ना, यही करंट को कंट्रोल करने पर प्राप्त हुआ था। करंट को कंट्रोल करने पर हम लोग को कितने क्वांटिटी प्राप्त हुए थे मॉडर्न फिजिक्स में? 5। एक एम्प्लीफिकेशन, एक दूसरा हो गया ओसिलेशन, तीसरा मॉड्यूलेशन, चौथा रेक्टिफिकेशन एंड पांचवा डिटेक्टर। ओके, अब चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। इन्हीं प्रोसेस की हेल्प से, ये जितने सारी क्वांटिटी आपको अभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दिखा, इनके हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक रेडियो, टेलीविज़न, रडार, कंप्यूटर, मोबाइल, कैमरा, एलईडी, जिसे एलईडी का फुल फॉर्म आप क्या जानते होंगे? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसे शॉर्टकट आप लेज़र बोलते हो। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, जिसे आप शॉर्टकट क्या बोलते हो? मेसर बोलते हो। एटीसी का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि उपरोक्त जो भी फैक्ट आपको 5 था, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी, उन प्रोसेस की हेल्प से ये सभी डिवाइस वर्क कर रहे होते हैं। अब हम बात करें सेमीकंडक्टर की। क्या होता है सेमीकंडक्टर दोस्तों? सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक वे मटेरियल्स जिसकी विशिष्ट चालकता अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे आप कंडक्टिविटी भी कह सकते हो, तथा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसे आप रेसिस्टिविटी कहते हो, वो दोनों यानी कि सिग्मा और रो कंडक्टर तथा इंसुलेटर के मध्य होता है, उसको कहते हो आप अर्धचालक। एग्जाम्पल के फॉर्म में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हो गया आपको सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल। वॉल्व्स क्या होता है दोस्त? मैंने आपको बताया था वॉल्व्स के बारे में कि इनिशियली में जो प्रारंभ काल था, उस समय सिलिकॉन, जर्मेनियम तथा सेमीकंडक्टर के खोज से पहले ही वैज्ञानिक द्वारा कांच का एक निर्वात ट्यूब बनाया गया था और जिसको हमने क्या कहा था? वॉल्व कहा था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वॉल्व समझ गए ना? प्रारंभ में सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्थात अर्धचालक का खोज नहीं हुआ था, तो वैज्ञानिकों ने कांच की एक ट्यूब बनाया था, कांच की एक वैक्यूम ट्यूब तैयार किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? वॉल्व बोलते थे। क्या बोलते थे? वॉल्व। और एक चीज़, वॉल्व में इलेक्ट्रोड के रूप में एनोड और कैथोड लगे होते हैं। उस ग्लास की जो वैक्यूम ट्यूब होते दोस्त, उसमें 2
टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वाल्व ही है, वाल्व को पढ़ के जाना है। चलिए अब हम कुछ इसमें नोट पॉइंट की बात बताएं आपको। जैसे वाल्व्स में इलेक्ट्रोड कैथोड से ट्रांसफ़र होके कहाँ की किधर की ओर जाती है, एनोड की ओर, अर्थात यहाँ यूनी डायरेक्शनल होता है। वाल्व्स में जो करंट की फ्लो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही दिशा में होती है, समझ गए ना। वाल्व में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैथोड से एनोड की ओर होती है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे है कैथोड से एनोड पर इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल फ्लो होता है, मतलब ये नियंत्रित फ्लो होता है, ऐसा नहीं है कि अनकंट्रोल हो जाता है, ये कंट्रोल रहता है। यानी वाल्व्स में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो कंट्रोलिंग होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। जिस वाल्व्स में 2 इलेक्ट्रोड लगा हो उसे डायोड कहोगे, जिस वाल्व्स में 3 इलेक्ट्रोड होगा उसे ट्रायोड कहोगे, जिसमें 4 होगा उसे टेट्रोड कहोगे, एंड जिसमें 5 इलेक्ट्रोड लगे होंगे उसे पेंटोड कहोगे। तो ये था हमारा बेसिक पॉइंट जो आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट जिसे मैंने क्लास में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किया था 2021 के लिए, VVI लगाया हुआ है, आप ही लोग के कॉपी में है, तो आप देख लेना है। क्वेश्चन क्या, एनर्जी बैंड क्या है, इस बैंड के आधार पर सॉलिड सब्सटेंस को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया, इनको एक्सप्लेन करें। अब मेरी बात पे ध्यान देना। यूनिवर्स की ऑल सब्सटेंस, जितने सारे सब्सटेंस है वो एटम से बने हैं, ये सबको पता है कि इस संसार में जितने सारे सब्सटेंसेज हैं वो किससे बने हैं, एटम्स बने हैं। अच्छा, एटम्स में सब्सटेंस में एटम्स काफ़ी नज़दीक होता है। आपको पता होगा कि सॉलिड को केमिस्ट्री वाले गुरुजी 2 भाग में बांटे होंगे, एक अमॉर्फस, एक क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन के बारे में बताया गया होगा आपको कि ऐसे सॉलिड जिसका कांस्टेंट पार्टिकल रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज होता है उसे कहते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड अमॉर्फस सॉलिड उसको कहते हो जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक ना। अवयवी घटक कौन सी में रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज नहीं होता, उसे तुम कहते हो अमॉर्फस। तो सॉलिड में ना जो भी एटम्स होते हैं वो काफ़ी करीब यानी नियरली होते हैं, जिस कारण से सब्सटेंस में 2 एनर्जी लेवल बनती है, और इसी एनर्जी लेवल के कम्बिनेशन को, कलेक्शन को एनर्जी बैंड कहा जाता है। तो एनर्जी बैंड की डिफाइन एग्जाम में ऐसे कहोगे, द कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्लियर है। चलो अब एनर्जी बैंड के आधार पे हम कुछ पॉइंट लेके आ रहे हैं। एनर्जी बैंड के 3 भाग होते दोस्त। पहला हो गया वैलेंस बैंड, दूसरा हो गया कंडक्शन बैंड, एंड तीसरा हो गया फॉरबिडन गैप। जिसे आप देख रहे होंगे कि वैलेंस बैंड को VV से, कंडक्शन बैंड को CV से, एंड फॉरबिडन गैप जिसे एनर्जी गैप भी कहते हो उसे FG से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड यहाँ वैलेंस बैंड क्या होता है दोस्त, जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है किंतु मूवेबल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो होता है, वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन होती है, बट वो मूवेबल नहीं होता है, उसको कहते हो तुम वैलेंस बैंड। आई होप वैलेंस बैंड को आप समझ गए होंगे। क्या होता है वैलेंस बैंड, ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होता है बट वहाँ इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं होता है, वहाँ फ्री रूप से इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं होता है, उसको आप कहते हो वैलेंस बैंड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंडक्शन बैंड क्या होता है। वे बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं पाई जाती, याद रखना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती, किंतु यदि वैलेंस बैंड को एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है, बाहर से कभी अगर आप वैलेंस बैंड को एनर्जी दोगे, ठीक है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आकर मूवेबल हो जाता है। समझ गए ना। मतलब ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, किंतु यदि वैलेंस बैंड में
एनर्जी दोगे बाहर से तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहाँ आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और वो मूवेबल हो जाएगा। इन्हीं को कहेंगे कंडक्शन बैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फोरबिडन गैप क्या होता है। फोरबिडन गैप वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप पाई जाती है एनर्जी का, उसे कहते हैं अपना फोरबिडन गैप। आई होप फोरबिडन गैप और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड आप समझ गए होंगे। तो सीधा इनका मतलब ये हुआ, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बट मूवेबल नहीं होंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, बट अगर वैलेंस बैंड को कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी जाए तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और वो फ्रीली वहाँ मूवेबल होगा। फोरबिडन गैप Vb और Cb के बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उसी को कहोगे फोरबिडन गैप। अब कुछ यहाँ पे फैक्ट आपको दिख रहा होगा, ध्यान से सुनना। जैसे ये गैप कंडक्टर में नहीं होता है, नगण्य होता है, यानी ओवरलेप होता है। यहाँ कंडक्टर में अगर आप देखोगे तो Vb और Cb एक दूसरे पर ओवरलेप होता है, यानी वहाँ पर ओवरलेप मतलब ये हुआ कि वहाँ बीच में एनर्जी का गैप नहीं पाया जाता है, लगभग नगण्य होता है ना। नेक्स्ट, इंसुलेटर में ये जो गैप है फोरबिडन गैप, ये लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी ज़्यादा का हो जाता है, और यही कारण है कि इंसुलेटर या में करंट जो है ना फ्लो नहीं हो पाता। सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच अगर एनर्जी गैप खोजना चाहते हो तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, समझ गए, या इससे कम ही होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे है एनर्जी बैंड के आधार पर सबस्टेंस को 3 भाग में बांटा गया। यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको देखना है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो थोड़ा ध्यान देना इस पर। एनर्जी बैंड के आधार पर सबस्टेंस को क्या भाग बांट लिया, 3 भाग में, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को 2 भाग में बांटा गया, एक प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर। आपको भी पता होगा कि इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर जो था उसे 2 भाग में बांटा गया, एन टाइप एंड पी टाइप। चलिए कंडक्टर की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कंडक्टर, वे सॉलिड सबस्टेंस जिसमें Vb और Cb के मध्य में जो है ना बीच में फोरबिडन गैप नगण्य होता है, यानी Vb और Cb एक दूसरे पर ओवरलैप होता है, उसको कहते हैं कंडक्टर। अब ये डिफिनेशन जो है, ये डिफिनेशन एनर्जी बैंड के आधार पर दिया जा रहा है, समझ गए ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इस सबस्टेंस में हाउस टेम्परेचर पर भी क्या होती है, कंडक्टिविटी मिल जाती है। अगर घर के हाउस टेम्परेचर पे भी कंडक्टर में क्या मिल जाता है, कंडक्टिविटी मिल जाती है। ऐसा क्यों मिलता है, ऐसा इसीलिए मिलता है क्योंकि Vb और Cb एक दूसरे पर ओवरलैप यहाँ होता है। देखो ना, ये भी Cb है, कंडक्शन बैंड है, और ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जब ये हाउस टेम्परेचर पर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवेबल यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और यहाँ ये मूवेबल होते हैं। ये ओवरलैप है। अब चलो, अब एक चीज़ पे ध्यान देना, ये हाउस टेम्परेचर पर ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इधर एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये EV लिखा है, एंड ये है हाउस टेम्परेचर, ये है 0। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर वे सॉलिड सबस्टेंस जिसमें बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड के बीच 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा का फोरबिडन गैप पाया जाता है। FG मतलब फोरबिडन गैप पाया जाता है, जिसे हम पाया जाता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। और यही कारण है कि इतने बड़े गैप पाए जाते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर चाहे आप जितना भी बढ़ा लो, आपको कभी भी कंडक्टिविटी नहीं मिलने वाला। फोरबिडन गैप ज़्यादा होने कारण इंसुलेटर में कंडक्टिविटी नहीं मिलती है। देखो कितनी बड़ी, बहुत बड़ी एनर्जी का गैप है, इसीलिए इंसुलेटर में कभी कंडक्टिविटी नहीं मिलता, चाहे आप हाई टेम्परेचर ही क्यों ना कर दो, बट यहाँ पर कंडक्टिविटी नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर, वे सॉलिड सबस्टेंस जिसमें Vb और Cb के बीच बहुत पतला सा, वेरी थिन, बहुत ही पतला फोरबिडन एनर्जी गैप पाई जाती है, और जिसमें ऐसा है उसे आप सेमीकंडक्टर कहते हो। इसे थोड़ा सा हीट दोगे तो यहाँ कंडक्टिविटी मिल जाएगा। सेमीकंडक्टर में क्योंकि एनर्जी गैप बहुत छोटा होता है, फोरबिडन गैप बहुत पतला सा होता है, इसलिए यहाँ थोड़ा भी आप हीट दोगे, हाउस टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा दो, तो यहाँ आपको आसानी से
इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में आकर के क्या होगा, कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूवेबल हो जाएंगे और कंडक्टिविटी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको मैंने समझा दिया कि एनर्जी बैंड क्या है एंड कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड पर हम कैसे समझाएं एग्ज़ाम में, ये सारा टर्म्स हमने क्लियर कर दिया। तो आप इन सभी टर्म्स को एक बार दो बार रिवीजन करो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने की। चलो अब आ जाएं हम इस पॉइंट पे। पढ़ाऊँगा तो इसमें हर टर्म्स को बता दूंगा दोबारा, बट आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन पे काम करना है। जैसे एनर्जी बैंड को तो पढ़ के जाना। डॉपिंग क्या होता है दोस्त, डॉपिंग 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इससे पहले मैंने जो बताया था वो लॉन्ग था और ये शॉर्ट है। डॉपिंग अर्थात अभी मिश्रण, जिसे मादन भी कहते हो, या हिंदी में डॉपिंग भी लिख के कभी कभी आ जाता है। क्या होता है डॉपिंग, ध्यान से सुनना। प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टेंस अर्थात चालकता को अगर और कंडक्टिविटी को अगर इंक्रीज करना यानी बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए तुम उसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में ट्राइवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट एलिमेंट को डॉप करोगे, यानी मिलाओगे। एलिमेंट को प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे, डॉपिंग। आई होप इसको आप 100% समझ गए होंगे कि सर प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें अलग से इम्प्योरिटी के फॉर्म में ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट एलिमेंट को क्या करेंगे, मिलावेंगे ना। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे डॉपिंग। क्या कहेंगे, डॉपिंग। और जब मिलाएंगे तो आपको डॉपिंग के फलस्वरूप सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर के नाम से जानोगे, क्योंकि उसमें आप इम्प्योरिटी मिला दिए। अब अगर इम्प्योरिटी मिलाया तो आपको 2 सेमीकंडक्टर मिलेंगे। इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर बन गया तो एक मिलेंगे एन टाइप, एक मिलेंगे पी टाइप। एन पी टाइप क्या होता है दोस्त, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर ट्राइवैलेंट एलिमेंट को डॉपिंग करी जाती है तो उनको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड ये यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट एलिमेंट है जिसे सिलिकॉन में मैंने डॉप करा। ये बोरॉन ट्राइवैलेंट एलिमेंट है जिसको हमने किसमें, जर्मेनियम में डॉप करा। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। आ जाइए पी टाइप के बाद कुछ पी टाइप में पॉइंट है जिसे आप समझिए। यहाँ से पी टाइप में है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स मैक्सिमम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम होता है। इनमें आवेशवाहक अर्थात चार्ज कैरियर का वर्क होल तथा इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं दोस्त कि नंबर ऑफ होल्स किसमें मैक्सिमम होता है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स मैक्सिमम होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मिनिमम होता है, जिसे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी कहते हैं। तो यहाँ होल्स हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड मिनोरिटी चार्ज कैरियर हो गया इलेक्ट्रॉन, किसमें, पी टाइप में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर से। प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट एलिमेंट को इम्प्योरिटी के फॉर्म में डॉपिंग करने की से प्राप्त जो सेमीकंडक्टर होगा उसे कहोगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड यहाँ पे सिलिकॉन में मिलाया गया, डॉपिंग किया गया। अब देख लीजिए फास्फोरस एंड आर्सेनिक को जो पेंटावैलेंट एलिमेंट को डॉप किया, इसीलिए यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बढ़ रहा है। अब कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल की संख्या जो है होती है मिनिमम होती है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड मिनोरिटी चार्ज कैरियर हो गया यहाँ पे होल। इनमें आवेश वाहक का वर्क जो है ना, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों करते रहते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। चलो, तो ये डिफरेंस में पूछे जा सकते हैं तथा इनको थोड़ा ज़्यादा केयर करके रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। एंड केमिस्ट्री में भी एन टाइप पी टाइप बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंस दोनों के बीच। पी एन जंक्शन क्या होता है दोस्त, पी एन जंक्शन जब पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में सैंडविच की जाती है तो हमें एक डिवाइस प्राप्त होती है जिसको हम कहते हैं पी एन जंक्शन या डायोड भी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा।
फिर से सुन लें, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में अगर सैंडविच करोगे यानी कंबाइन करोगे तो तुम्हें पी एन जंक्शन बनेगा, और जिसे हम लोग कहते हैं डायोड। फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये है एन टाइप, ये है पी टाइप, और इन दोनों को आपस में क्या किया, सैंडविच किया, तो बीच में एक बैरियर बना, चार्ज बैरियर। और इसके बारे में मैंने तो काफ़ी चर्चा किया था। ये पी मतलब प्लस हो गया टर्मिनल, एन मतलब नेगेटिव टर्मिनल, तो डायोड में दो टर्मिनल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इसके बीच चार्ज बैरियर बन गए, एंड डिप्लेशन लेयर भी यहाँ पे क्रिएट होता है, बट उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करने वाला क्योंकि मैं बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। इस फिगर को मॉडरेट फॉर्म में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिया जा सकता है। यहाँ पी प्लस के लिए थोड़ा बड़ा बना लेना लेयर, एंड ऐसे करके ये नेगेटिव कर देंगे, ये एन हो गया और ये पी हो गया। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। पीएन जंक्शन के मैकेनिज्म को से आप क्या समझते, मैकेनिज्म को समझाते हुए आपको बायसिंग के क्लासिफिकेशन को, क्रियाविधि को समझाना है। देखो पहले, यानी तो इस क्वेश्चन को ऐसे कहा जा सकता है एग्जाम में, बायस क्या है, अभिनति एंड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के वर्किंग का ग्राफ भी खींचने पूछा जाता है। सबसे पहले बायस को समझिए, ऐसे मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था आपके फाउंडेशन क्लास में बायस को। ध्यान से सुनना, पीएन जंक्शन जब एन टाइप तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में सैंडविच की जाती है तो कुछ होल्स पी से एन की ओर तथा कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर आकर एक चार्ज बैरियर जिसे डिप्लेशन लेयर तैयार करती है। अभी मैंने दिखाया था। इससे पोटेंशियल बैरियर तैयार हो जाता है जो होल एवं इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से क्या करती है, एक दूसरे की ओर मूव करने में से रोकती है। जैसे आप यहाँ पे फिगर में ध्यान दे सकते हो कि फिगर में कुछ ऐसा ही किया गया है। ये एन टाइप हो गया और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, दोनों को आपस में सैंडविच किया गया। जब सैंडविच करोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर एंड यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर आ जाएंगे, ठीक है। और जब इस कंडीशन में आएगा तो यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाएंगे, डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाएगा, और ये बन गया आपको चार्ज, ये बन गया आपको प्लस चार्ज से यहाँ से ले लीजिए, ये धन आवेशित एंड ये ऋण आवेशित बन गए। ये बन गया आपको पोटेंशियल बैरियर। तो ये बना पोटेंशियल बैरियर एंड ये हो गया आपका चार्ज बैरियर, जो हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो चार्ज बैरियर को ही हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बायस क्या होता है, बायस को ध्यान से सुने। जब पीएन जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट की जाती है ना दोस्त, जब पीएन जंक्शन को बैटरी से कनेक्ट की जाती है तो इसे बायस कहा जाता है। समझ गया ना। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि आपसे बायस क्या है, तो आप कहोगे पीएन जंक्शन अर्थात डायोड को जब बैटरी से कनेक्ट करोगे तो उसे क्या कहोगे, इस बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो उन्हें कहोगे कनेक्ट करने के बाद बायस। एंड इस प्रोसेस को बायसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायसिंग। अब आप ध्यान से देखिए, तो मैंने इन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद ये कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस है। अर्थात बायस को डिवाइड करो 2 भाग में, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं, फॉरवर्ड बायस मतलब हुआ कि जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, यानी प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से कनेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं अपना फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस यानी जब डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो इस बायस को एक नया नाम दिया गया, फॉरवर्ड बायस। आई होप आप समझ गए होंगे फॉरवर्ड बायस। एंड आ जाइए रिवर्स बायस पे। जब आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को
डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से अर्थात एन टाइप से कनेक्ट करोगे तो इसको कहा जाता है रिवर्स बायस। इनका कुछ एक्सप्लेनेशन एंड वर्किंग यहाँ ध्यान से पढ़ना है आपको। यदि किसी सेमीकंडक्टर डायोड अर्थात पीएन जंक्शन एनोड तथा कैथोड को क्रमशः एनर्जी सप्लायर दैट इज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट तथा कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस, जो मैंने अभी आपको बताया था। और इस प्रोसेस को फॉरवर्ड बायसिंग के नाम से जाना जाता है। इनका कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि माइनस से माइनस जोड़ा, प्लस से प्लस को जोड़ा एंड करंट के डायरेक्शन कुछ इधर है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कुछ ऐसे हो रहा है। ये है पोटेंशियल बैरियर जिसको आप पहले से भी जानते हैं। एंड ये हो गया आपका चार्ज बैरियर जिसे डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं। वर्किंग में दोस्तों है, वर्किंग में आप ध्यान से सुनना, जब किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तब पोटेंशियल बैरियर के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड कट करके होल तथा इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करती है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने लगती है, जिससे करंट यहाँ होगा। करंट क्या होगा? जिससे करंट आई लगेगा, आई पास होने लगती है, मतलब विद्युत धारा पास होने लगती है। ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग का यहाँ करंट होगा, करंट फॉरवर्ड बायस का ग्राफ आप देख सकते हो कि यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो ये की नी वोल्टेज है जहाँ से यहाँ पे इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो ये भी 3 वोल्ट है एंड सेल 30 वोल्ट का है। ये करंट है एंड ये पोटेंशियल है और ये नी पोटेंशियल जहाँ से ये इंक्रीज करना शुरू हो जाता है करंट, वहाँ नी वोल्टेज मिलता है। अब दोस्तों फॉरवर्ड बायस की बात करें, फॉरवर्ड बायस अर्थात बैकवर्ड फॉरवर्ड बायस के बाद बैकवर्ड बायस जिसे रिवर्स बायस कहते हैं। यदि पीएन जंक्शन के पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो इसे कहोगे बैकवर्ड बायस एंड इस प्रोसेस को रिवर्स बायसिंग भी कह सकते हो। और जो चीज़ यहाँ पे बताया गया था फॉरवर्ड में, यहाँ भी सिमिलर ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ हमने प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से, बैटरी के प्लस डायोड के माइनस और बैटरी के माइनस डायोड के प्लस से जोड़ दिया और यहाँ बन गया ये चार्ज बैरियर जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हो। एंड ये हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल बैरियर जिसको कहते हो यहाँ पे बना। और वर्किंग में सेम है, जब रिवर्स बायस में बैटरी की वोल्टेज को इनकी की जाएगी ना तो इलेक्ट्रॉन एवं होल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके फ्लो होने लगती है तथा कंडक्टेंस मिल जाता है अर्थात वायर से करंट पास होने लगेगी। और इनका ग्राफ कुछ ऐसा है जो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो सडनली यहाँ से करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है अर्थात ब्रेक डाउन, जहाँ से ये करंट इंक्रीज करता है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ये फेनोमेना देखने को मिलता है। एंड अगर आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को एक साथ दिखाना चाहते हैं तो ये है नी वोल्टेज जो फॉरवर्ड बायस में होता है एंड ये है ब्रेक डाउन वोल्टेज पर करंट जो रिवर्स बायस में होता है। तो इसे आप एक साथ दिखा सकते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है तो इनको थोड़ा क्लियर करके जाना। चलिए, तो यहाँ पे हमने ग्राफ में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों साथ साथ दिखाया है। अब दोस्तों पीएन जंक्शन एक वाल्व है, कैसे कहता है व्याख्या करें। ये 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पीएन जंक्शन तथा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस में रहता है
तो इससे होकर करंट पास होती है, किंतु रिवर्स बायस में इससे होकर करंट पास ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन में करंट यूनिडायरेक्शनल होता है और इस प्रकार पीएन जंक्शन भी वॉल्व्स है। यानी पीएन जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी करंट सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, इसलिए आप पीएन जंक्शन को वॉल्व्स कह सकते हो, क्योंकि वॉल्व्स में करंट की डायरेक्शन यूनी होता है। यूनी का मतलब ये हुआ कि अगर ये वायर है, इस वायर में अगर ए से बी करंट जा रहा है तो वो करंट कभी भी बी से ए नहीं आ सकता। मतलब इधर से करंट देंगे तो चले जाएंगे, बट इधर से करंट देंगे तो वो नहीं आ सकता। तो ये हुआ, अगर करंट नहीं आता है तो ये यूनिडायरेक्शनल है, और अगर ऐसा है तो ये वॉल्व्स होगा। यूज पर है पीएन जंक्शन का, पहला रेक्टिफायर के रूप में, दूसरा सोलर सेल और एलईडी में। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पीएन जंक्शन का आप लोग को दिख रहा होगा, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। एंड जीनर डायोड, थोड़ा जेनर डायोड पे बात कर लें हम लोग। जेनर डायोड क्या होता है? वोल्टता नियंत्रण के रूप में इनके उपयोग की व्याख्या कहता है करने। दोस्तों, ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज पर नहीं खराब होता है और एवर लास्टिंग अर्थात अनवरत काल तक कार्य करता है, उसे आप जेनर डायोड के नाम से जानोगे। तो जेनर डायोड आई होप एग्जाम में अगर 2 मार्क में पूछी जाती है तो आप लिख पाओगे कि ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज भी अगर हो गया तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर बिना खड़ा हुए, बिना क्षतिग्रस्त हुए एवर लास्टिंग वर्किंग करता है, और उसे हम कहते हैं जेनर डायोड। साइंटिस्ट जेनर ने 1934 में जेनर डायोड का खोज किया था, जो रिवर्स बायस के प्रिंसिपल पे वर्क करते रहता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछी जाए कि जेनर डायोड किस बायसिंग पे वर्क करते हैं, तो आप कहेंगे रिवर्स बायसिंग पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना है आपको। अक्सर सामान्य डायोड रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज पर नष्ट हो जाता है। अक्सर देखिएगा कि जो जनरल हमारे बीच डायोड होते हैं वो रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही होता है तभी वो नष्ट हो जाएगा, बट जेनर डायोड कुछ ऐसा विशेष प्रकार का डायोड है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर भी बिना खराब हुए, बिना क्षतिग्रस्त हुए वर्क करता रहता है। सिंबल ऑफ जेनर डायोड, जेनर डायोड का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो प्लीज़ इसको आप देख के जाना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से कौन जेनर डायोड है, तो ये चेहरा आपको याद रहना चाहिए। अब जेनर डायोड में करंट एंड वर्सेस वोल्टेज की ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये फॉरवर्ड बायस है एंड ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे कुछ ऐसा रिवर्स बायस में आता है। ये जेनर डायोड में होता है, क्योंकि जेनर डायोड में जो है दोनों तरफ, जेनर डायोड में इधर करंट कौन सी में मिली एम्पियर में आता है, जबकि इधर माइक्रो एम्पियर में करंट आते रहता है। ये हुआ रिवर्स बायस और ये हुआ फॉरवर्ड बायस। जेनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग चित्रानुसार अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज के साथ सीरीज में रेसिस्टेंस तथा जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करके लोड के रूप में बल्ब लगाया जाता है। यदि इनपुट वोल्टेज में वृद्धि की जाएगी तो आरएस तथा जेनर डायोड में करंट में वृद्धि होती है, जिससे जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टेज में कोई भी चेंज हुए बिना ही आर के सिरों पर यानी रेसिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज में वृद्धि हो जाती है। इसका कारण यह है कि जेनर डायोड से प्रवाहित धारा में करंट होने पर भी ब्रेकडाउन में जेनर वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। इस प्रकार इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करती है। जेनर डायोड के सिरों पर जो वोल्टेज में कोई भी चेंजिंग हुए बिना आरएस के यानी कि रेसिस्टेंस जो भी वहाँ होते हैं पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज की जाती है। इस प्रकार इनपुट वोल्टेज में होने वाले किसी भी इंक्रीजिंग मीन्स
डिक्रीजिंग के कारण जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टेज में चेंज हुए आरएस के सिरों पर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इस प्रकार जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में वर्किंग कर रहा होता है। तो आप केयर बस इस बातों से करेंगे कि जेनर डायोड एक रेगुलेटर के फॉर्म में वर्क करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि रेक्टिफायर क्या है। दोस्तों वह डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में। ठीक है, कि रेक्टिफायर क्या है, तो जो एसी को किस में डीसी में कन्वर्ट कर दे उसे ही दिष्टकारी कहते हैं, या दिष्टकरण किसे कहते हैं, ऐसी युक्ति जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को डीसी यानी कि डायरेक्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देती है उसे रेक्टिफायर कहते हैं, या एसी को डीसी में करें या फिर वोल्टेज को ही डीसी में कन्वर्ट करें। दिष्टिकरण क्या है, एसी को डीसी में चेंज करने की प्रोसेस ही रेक्टिफिकेशन कहलाती है, और ये पॉइंट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो देख के ज़रूर जाना। टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन को बांटा गया 2 भाग में, एक है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। और आप लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे कि अगर किसी भी डिवाइस रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर को 50 Hz फ्रिक्वेंसी दी जाए तो वो कितना हमें आउटपुट देंगे, तो आंसर आप करते होंगे 50 Hz। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर को अगर AC 50 Hz दोगे तो वो 100 Hz का आपको जो आउटपुट है वो देंगे। तो ये सब तो आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। चलो, हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन, ऐसे रेक्टिफायर जो एसी के एक ही साइकिल हाफ साइकिल को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है उसको कहते हो हाफ वेव रेक्टिफायर। इसे प्रोसेस को आप हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के नाम से जानते हो। और ये तो कंस्ट्रक्शन है जिसमें एसी के हाफ वेव को कौन सी में कन्वर्ट किया जाता है, हाफ वेव को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो वर्किंग भी आप देख सकते हो यहाँ पे, और इनको आप अच्छे से पढ़ के, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि वर्किंग में जो भी लिखा है उस आधार पे आधा आधा जो भी है उनको ये डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, बट अतिरिक्त जो भी यहाँ है उनको वो डीसी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। बस इसी ठो को क्या कर रहा है, आधा साइकिल को ही वो डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है, एसी के कौन साइकिल को, हाफ साइकिल को, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में आप अगर देखोगे, फुल वेव रेक्टिफायर में तो ये संपूर्ण एसी के जो भी साइकिल है सबको डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। यहाँ तो है नहीं फिगर, ग्राफ तो नहीं खींचा हूँ, बट आपको यहाँ मैं बता सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर यही यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है ना, तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर ये एसी आप किसी फुल वेव रेक्टिफायर को दोगे तो ये सबको कौन सी में कन्वर्ट कर देंगे, ये तो डीसी है ही, ये वाला भी कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला भी कन्वर्ट कर देंगे। मतलब चाहे वो नीचा इधर दिख रहा है ना, इन्हें भी कन्वर्ट करेंगे डीसी में। ये है फुल वेव रेक्टिफायर की, इसीलिए वहाँ 50 हर्ट्ज की अगर आप एसी फ्रिक्वेंसी किसी फुल वेव रेक्टिफायर को दोगे तो वहाँ से आपको आउटपुट 100 फ्रिक्वेंसी मिल जाते हैं। चलो, ये तो नोट पॉइंट सब हैं। सोलर सेल पे बात करें, सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो प्रिंसिपल पे है उस पर वर्क करते रहता है। सोलर सेल को फोटो डायोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फिगर भी आपको याद थोड़ा देख के जाना है। एलईडी क्या होता है दोस्त, तो एलईडी के बारे में, एलईडी एक हाईली डोपेड पीएन जंक्शन डायोड है जो किसी सेमीकंडक्टर लाइक गैलियम, ठीक है, जो एक पारदर्शी लेयर से ढका रहता है, और ताकि इससे उत्सर्जित लाइट बाहर आ सके। ये फॉरवर्ड बायस पे वर्किंग कर रहे होते। तो ये एलईडी जो है फॉरवर्ड बायस पे काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछी जाती है तो आप कहेंगे फॉरवर्ड बायस पे वर्क करती है।
पहला यूज आपको दिख रहा होगा एलईडी का, कि एलईडी एक तापदीप्त बल्ब की जगह ले लिया है। आज जो हमारे बीच तापदीप्त बल्ब था उनका जगह एलईडी ले लिया, क्योंकि इसमें एनर्जी का जो लॉस है बहुत कम होता है। यहाँ तेज़ी से जो है आप इस एलईडी को जला भी सकते हो, बुझा भी सकते हो। एंड इनकी जो एज है, मतलब टिकने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एलईडी आज बहुत ज़्यादा चल रहा है हम लोगों के बीच। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक म्यूजिक सिस्टम, कैलकुलेटर ETC, ये अट्रैक्शन के लिए भी एलईडी का यूज किया जाता है। अब हमारे बीच ट्रांजिस्टर आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर से रिलेटेड बात करेंगे, और हो सकता है तो उसमें कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का भी बात कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।